है चैप्टर नंबर 12 दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो सबसे पहली चीज आती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन होती क्या। अगर मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करूं तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ अ कंज्यूमर अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स। जो हमारे प्रोड्यूसर्स और सेलर्स हैं उनकी जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं उनसे हमारे कंज्यूमर को बचाने को क्या कहा जाता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होती हैं या फिर एक्सप्लॉयटेशन किस तरीके से किया जाता है कंज्यूमर का, तो इसके अंदर काफी सारी चीजें आती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ तो आ सकता है आपका अडल्ट्रेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, शॉर्ट मेजर एंड अंडरवेट गुड्स, और लास्ट आ सकता है क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल स्कार्सिटी बाय होर्डिंग ऑफ गुड्स। इसके अंदर क्या हो गया कि जी वो लोग क्या कर रहे हैं, जानबूझ करके ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जी शॉर्टेज पड़ गई है गुड की, मार्केट में गुड नहीं है, ताकि उसको ब्लैक में बेचा जा सके महंगे रेटों में। ठीक है जी, तो ये सारी की सारी चीजें आती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर। यहाँ पर एक डेफिनेशन आती है जो कि हमें दी गई थी बैटी फर्नेस के थ्रू, एक अमेरिकन कंज्यूमर एडवोकेट है वो, उन्होंने कहा था इफ कंज्यूमर्स आर आस्क्ड to make greater sacrifice than industry, the country is going to have the greatest shortage of all consumers। अगर ये कहा जाए कि कंज्यूमर जो है वो ज्यादा सेक्रीफाइस करेंगे इंडस्ट्री से, तो फिर एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब जो कंट्री होगी वो पूरी की पूरी कंज्यूमर की ही शॉर्टेज से रह जाएगी, यानी कंट्री के अंदर कंज्यूमर की शॉर्टेज आ जाएगी। भाई अगर आप अपने कंज्यूमर को लूटते रहोगे तो धीरे धीरे ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जिसके अंदर शॉर्टेज पड़ जाएगी कस्टमर्स की, कंज्यूमर्स की। आजकल क्यों हर कोई ऑनलाइन की तरफ जा रहा है, हर कोई ऑनलाइन की तरफ जाने के पीछे का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जानबूझ करके ब्लैक शॉर्टेज दिखाना, ठीक है, चीजों को एमआरपी से ऊपर बेचना, ठीक है, चीजों को वो तराजू के नीचे कुछ लगा देना एंड ऑल दैट, वो सारी की सारी चीजें। भाई ऑनलाइन के अंदर आपको पता है इस चीज का इतना प्राइस है, एमआरपी है, उससे एक तो आपको कम रेट पर मिल रहा होगा, पहली चीज। दूसरी चीज वारंटी गारंटी सारी की सारी चीजें मिल रही होंगी। तो इस वजह से कंज्यूमर जा रहे हैं ऑनलाइन की तरफ, क्योंकि कंज्यूमर को दिख रहा है कम से कम भाई मेरे साथ धोखाधड़ी तो नहीं होगी ना। लेकिन वो अभी भी कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर ये धोखाधड़ी चल रही है, ठीक है। तो इस वजह से काफी सारी चीजें हैं अपनी जगह पर। तो इन सारी चीजों से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने को कहा जाता है आप लोग का कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है जी। इसके अंदर इंपॉर्टेंस क्या आती है, अगर यहाँ पर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जी कंज्यूमर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। सबसे पहली है कंज्यूमर्स इग्नोरेंस। बेसिकली क्या है, जो मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर्स है ना हमारे यहाँ पर, मेजॉरिटी ऑफ कंज्यूमर्स जो है वो लोग अवेयर ही नहीं है कि उनके पास क्या क्या राइट्स हैं या उनको क्या क्या रिलीफ मिले हुए हैं जिसकी वजह से वो एक्सप्लॉइट होते हैं, ठीक है जी। असल में क्या है, कंज्यूमर के एक्सप्लॉइटेशन का सबसे बड़ा कारण यही है कि वो इग्नोर करता है चीज़, इग्नोरेंस। आपको दिख भी रहा होगा ना सामने वाला आपके साथ धोखाधड़ी कर रहा है, जल्दी कर यार भाई लेट हो रहा हूं मैं, इग्नोरेंस, ठीक है जी। तो वो चीज बहुत बड़ी दिक्कत है। नेक्स्ट है अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स। हमारे जो भी कंज्यूमर्स हैं ऑल आर अनऑर्गेनाइज्ड, हमारे जितने भी कंज्यूमर्स हैं ज्यादातर अनऑर्गेनाइज्ड हैं। दैट मीन्स कोई पर्टिकुलर कंज्यूमर्स के लिए ना ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ठीक है जी। ये बनाया गया है, बाद में धीरे धीरे बन रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन कंज्यूमर्स के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं। हर एक चीज के लिए ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, कंज्यूमर्स के लिए नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग अनऑर्गेनाइज्ड है। अब हर कोई ये सोचता है यार मैं अकेला ही क्या कर लूँ, अकेले आवाज उठा करके क्या ही कर लूँ। लेकिन अगर एक ऑर्गेनाइजेशन होगा तो वो पर्सन उनके साथ मिलकर के बहुत कुछ कर सकता है ना। तो वो चीज है। नेक्स्ट थिंग अगर मैं बात करूं तो दैट इज वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर का जो एक्सप्लॉयटेशन है वो बहुत ही बड़े लेवल पर चल रहा है। कैसे चल रहा है भाई, इतनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस चल रही है ना आजकल मार्केट के अंदर कि कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हर जगह से हो रहा है। आप लोगों ने शायद वो देखी हो, नायक मूवी देखी हो, नायक मूवी है अनिल कपूर की। उसके अंदर क्या होता है, वो बंदा जो आपका पीडीएस का सामान दे रहा होता है ना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, गेहूं चावल वगैरह, उसने नीचे चुंबक लगा रखी होती है, ठीक है। उसके अलावा वो जो मेजर करने वाला होता है तेल वगैरह का, वो ऐसा वो होता है कि उसमें इधर से डालो उधर से डालो, आधा लीटर कम ही आता है, ठीक है जी। तो कंज्यूमर के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रही है वहां पर, और कुछ थोड़ी हो रहा है। अगर मैं बात करूं हम यहाँ पर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो सबसे पहली चीज यहाँ पर आती है लॉन्ग टर्म बिजनेस इंटरेस्ट।
अगर आपको अपने बिजनेस का इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म बनाए रखना है ना, तो कंज्यूमर के साथ आप जितनी कम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करोगे उतना लंबा चलोगे। एक पर्सन आपकी दुकान पर चढ़ा, ठीक है, उसने आपकी दुकान से सामान खरीदा, लेकिन उसे बाहर जाकर के अगर ये रियलाइज हो गया ना मेरे साथ एक्सप्लॉयटेशन हुई है, वो वापस आपकी दुकान पे नहीं आएगा। अगर आपको लंबे समय तक काम करना है तो कहीं ना कहीं ग्लोबली आपको काम करना है, तो आपको कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज मोरल जस्टिफिकेशन। भाई देखो, कहीं ना कहीं आप जब भी कोई बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यू आर ट्रस्टवर्दी। सेकेंड थिंग इज यू सर्व योर सोसाइटी। थर्ड वन इज यू सर्व द कस्टमर बिकॉज कस्टमर इज गॉड, है ना। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखो, कस्टमर की वजह से ही आपकी दुकान चल रही है। कस्टमर आएगा तो सामान बिकेगा, नहीं आएगा तो सामान कहाँ से बिकेगा, खुल के रह जाएगी वो दुकान, रोज सुबह खुला करेगी, रात को बंद हो जाएगी। तो इसीलिए एक मोरल जस्टिफिकेशन है कि आप अपने कस्टमर को डिफेक्टिव अनसेफ प्रोडक्ट्स वगैरह ना बेचो, ठीक है जी, कोई गलत चीज़ उसको ना बताओ, ठीक है जी, मतलब रॉन्ग एडवर्टीजमेंट करके उसको कुछ ना बेच दो, ये सब। उसके बाद जो बिजनेस होता है सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, तो बिजनेस का पर्पस भी बनता है कि वो सोसाइटी को सर्व करे, ठीक है जी, थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, हमने पीछे पढ़ा था बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कि भाई बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है। तो उन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए क्या आएगा, बिजनेस को सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि हम कस्टमर्स को कोई भी गलत चीज ना दें। उसके बाद नेक्स्ट होता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। जितना आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर ध्यान दोगे और जितना आप अपने कस्टमर्स के साथ सही ट्रेड करोगे, उतना गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम हो। जितना आप रॉन्ग प्रैक्टिसेस करोगे, कोई ना कोई कंप्लेंट करेगा आपके खिलाफ, बार बार इंटरवेंशन होगा, आपका बिजनेस वैसे ही नहीं चल पाएगा। तो इफ यू वांट कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन कम हो, तो आपको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को भी खत्म करना पड़ेगा, ठीक है जी। इसके बाद बात करें, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ जाता है हमारे पास। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं लेटेस्ट वाला, ठीक है जी। नोट्स के अंदर जो है वो लेटेस्ट वाला एक्ट नहीं है। नोट्स के अंदर मैंने आप लोगों को जो बताया वो स्टार्टिंग वाले एक्ट के अकॉर्डिंग बताया, और फिर हम लेटेस्ट पर आए हैं। पर हम अभी डायरेक्टली लेटेस्ट वाला पढ़ेंगे, क्योंकि ईयर जो है वो इंपॉर्टेंट है। कहीं पता चले मैं आपको पहले पुराने वाला पढ़ाऊँ फिर नए वाला पढ़ाऊँ, तो आप ईयर में कंफ्यूज हो जाए। इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे लेटेस्ट वाला ही ईयर पढ़ेंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है जी। अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर लेते हैं। अगर इसके अंदर हम देखें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है जी, आप लोगों के पास है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ठीक है जी। अगर इसके अंदर हम बात करें तो ये जो एक्ट था किस लिए बनाया गया था, तो ये जो एक्ट था बेसिकली आ तो हमारा 1900 के अंदर ही गया था, ठीक है जी, लेकिन हर कुछ टाइम पीरियड बाद एक्ट्स अमेंड होते रहते हैं, यानी कि उनके अंदर जो भी चेंजेस आने होते हैं कुछ और, उस एक्ट को बेटर बनाने के लिए उन एक्ट्स को अमेंड करा जाता है, जिसे थ्रू अमेंडमेंट्स, ठीक है जी। तो अभी जो लेटेस्ट है दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जिसने रिप्लेस करा था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को, सबसे पहले 1986, ठीक है। उसके अंदर अगर मैं बात करूं तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्या कहता है, ये कहता है पर्सन हु बाइज एनी गुड्स और अवेल एनी सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन व्हिच हैज बीन पेड और प्रॉमिस्ड टू पे और पार्शियली पेड और पार्शियली प्रॉमिस्ड टू पे और अंडर एनी स्कीम ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ठीक है जी, तो उस केस के अंदर उस कंज्यूमर के ऊपर प्रोटेक्शन दी जाती है, ठीक है जी। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर वो लोग आते हैं जिन्होंने क्या करा है, कोई भी गुड्स वगैरह को यूज करा है या फिर किसी भी सर्विस का बेनिफिट उठाया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कौन लोग आएंगे, वो लोग जिन्होंने या तो किसी गुड को यूज करा है या फिर किसी सर्विस का बेनिफिट उठाया है, ठीक है जी, किसके थ्रू, विद द अप्रूवल ऑफ बायर, बायर के अप्रूवल के बाद, ठीक है जी। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके की ट्रांजैक्शंस आती हैं इसके अंदर, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन के ऊपर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट काम नहीं करता या ऑफलाइन पर काम नहीं करता, दोनों तरीके की ट्रांजैक्शंस आएंगी, वेदर इट इज बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड और बाय टेली शॉपिंग और बाय डायरेक्ट सेलिंग और बाय मल्टी लेवल मार्केटिंग। किसी भी तरीके से प्रोडक्ट आपके पास तक आया है और आपने उसको यूज करा है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इनेबल, ठीक है जी।
इसके अंदर एक चीज और होती है, अगर कोई भी पर्सन है उसने गुड्स या सर्विसेज को अवेल करा है फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल या फिर कमर्शियल पर्पस के लिए, उसको कंज्यूमर नहीं माना जाएगा। इफ कंज्यूमर कौन होगा? वो पर्सन जिसने गुड या सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए लिया है, ठीक है जी, चाहे किसी भी मूड से परचेज करा हो, ठीक है। लेकिन अगर किसी पर्सन ने गुड्स एंड सर्विसेज को रीसेल करने के लिए लिया है तो वो कंज्यूमर है ही, ठीक है। ये बात आपको हमेशा याद रखना, वो पर्सन कंज्यूमर नहीं। अगर जिसने परचेज करा है रीसेल करने के लिए, अगर उसके साथ कुछ फ्रॉड हो, बेटा ही इज नॉट अ कंज्यूमर, वो कंज्यूमर नहीं। वो तो कंपनी को कंप्लेंट करे, कंपनी उसकी बात सुन भी लेगी और मामले को रफा दफा कर देगी। वो तो इनसाइडर बात होगी ना ये चीज, ठीक है जी। तो अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे, तो लीगल प्रोटेक्शन क्या दी गई है हमारे कंज्यूमर्स को, तो बेसिकली काफी सारे लॉज वगैरह बनाए गए, जिसके अंदर क्या था कि आपके जो कंज्यूमर्स है, कंज्यूमर एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करता है बहुत सारे राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंज्यूमर की, कि भाई ये राइट है कंज्यूमर के पास, उसी के साथ साथ ये कहता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कंज्यूमर की। अगर कंज्यूमर उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करता है तो ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर उसको प्रोटेक्शन मिल पाएगी, वरना नहीं मिलेगी। पता चल रहा है आप अपनी गलती से काम कर रहे हो और फिर कह रहे हो जी मेरे साथ तो धोखा हो गया, ऐसा नहीं। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, उसके बाद आपके साथ धोखा आ रहा है, बिल्कुल आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन दी जा रही है। लेकिन अगर आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई तो फिर आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। लाइक आप बैंक्स के अंदर देख लो, भाई बैंक आपको कह रहा है, आप फोन आए कोई ओटीपी मांगे मत बताओ, आप साफ उस बंदे को ओटीपी दे रहे हो, जी हाँ भैया ओटीपी आया 890004, तो वो बंदा तो खत्म कर देगा आपके अकाउंट से पैसे उसने निकाल लिए। तो आपको फिर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करी, आपने नहीं करी। आपको बैंक ने कहा है, आपको टीवी पर एडवर्टीजमेंट में मिला है, आपको आरबीआई ने कहा है नेवर शेयर योर ओटीपी विद एनीवन, ठीक है। आप फिर भी अगर किसी को बता रहे हो तो फिर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर रहे हो। उस केस के अंदर अगर आपके साथ कोई भी सिचुएशन होती है तो फिर कैसे हम आपको प्रोटेक्शन, खुद आप गलतियां करते, ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर क्या है, एक सेफ गार्ड दिया जाता है कस्टमर्स को, किस चीज के अगेंस्ट? डिफेक्टिव गुड्स के अगेंस्ट, डेफिशिएंट गुड्स के अगेंस्ट, डेफिशिएंट सर्विसेज के अगेंस्ट, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही होती है उसके अगेंस्ट, या फिर कोई भी एक्सप्लॉयटेशन की दूसरी फॉर्म हो, उन सब के अगेंस्ट, ठीक है जी। उसके साथ साथ ये जो एक्ट है इसके अंदर ना 3 टायर रिड्रेसल सिस्टम होता है, या 3 टायर रिड्रेसल एजेंसीज होती है। मतलब कि आपके पास 3 टायर में सिस्टम को बांटा गया, ठीक है, एज पर योर अमाउंट ऑफ डिफेक्ट, ठीक है जी, इन सारी चीजों के बेस पर होता है। तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट वही है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, या फिर कंज्यूमर के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूछे जाते हैं, ठीक है जी। तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करें कंज्यूमर के राइट्स। अगर मैं कंज्यूमर के राइट्स की बात करूं तो सबसे पहला राइट आता है, दैट इज राइट टू सेफ्टी, ठीक है जी। राइट टू सेफ्टी क्या कहता है? ये राइट कहता है कि जी अगर कस्टमर जो है कोई भी चीज बाय कर रहा है तो उस केस के अंदर क्या होएगा, उस केस के अंदर होगा ये कि हमारे कस्टमर को जब भी कोई चीज मिलेगी या कस्टमर कोई भी चीज परचेज करने जाएगा, तो नॉर्मल सी बात है, आप लोग भी समझ सकते हैं राइट टू सेफ्टी का मतलब क्या होगा, कि उसको प्रोटेक्ट करा जाए अगेंस्ट द प्रोडक्ट एंड इट्स सर्विसेज। और किस चीज से प्रोटेक्ट करा जाएगा? बेसिकली कि वो जो गुड्स है वो हजार्डियस ना हो टूवर्ड्स हिज हेल्थ, उसकी हेल्थ के लिए वो गुड क्या हो, हजार्डियस ना, ठीक है जी, यानी कि नुकसानदायक ना, ठीक है जी, या फिर उसकी लाइफ के लिए। जैसे कि आप देखते हो जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आती हैं उनके ऊपर ISI मार्क लगा होता है। वो ISI मार्क क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की क्वालिटी को बता देता है कि जी ये प्रोडक्ट जो है हजार्डियस नहीं है फॉर योर लाइफ और हेल्थ, ठीक है जी। उसके बाद आ गया राइट टू बी इन्फॉर्म। जो कंज्यूमर है उसके पास पूरा राइट है कि वो जो प्रोडक्ट है उसकी सारी इंफॉर्मेशन ले सकता है उसको खरीदने से पहले। ऐसा नहीं आप किसी दुकान पर गए, आपने कहा भैया इस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दो, वो मना कर दे आपको, मैं नहीं बता रहा। या फिर उस प्रोडक्ट के ऊपर वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है, खाली व्हाइट कलर की एक शीशी है, उसके अंदर एक लिक्विड है बस, ठीक है जी। तो ना उसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें है, किन किन चीजों से मिलकर के बना है, तो भैया दिक्कत वाली बात है। तो ये कंज्यूमर के पास पूरा राइट है कि वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है उस प्रोडक्ट की जो भी वो खरीदना चाह रहा है, और ये नहीं कि खरीदने के बाद ले सकता है, खरीदने से पहले ले सकता है,
ठीक है जी। जैसे कि कोका कोला हो गई, कोका कोला पर मैन्युफैक्चरिंग डेट, प्राइस, क्वांटिटी, एक्सपायरी डेट, उसके बाद उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन मेंशन है ना। कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हो तो वो सारी इंफॉर्मेशन को गेन कर सकता है। ऐसा नहीं कि सामने वाला कह रहा है भैया ये लगी हुई है कोका कोला, देख लो, पहले पैसे दे दो, खरीद लो, उसके बाद पढ़ लेना। ऐसा नहीं हो सकता। वो बंदा पहले पढ़ सकता है, अगर उसे सही लगता है तो वो खरीद सकता है, वरना वो उसे वापस दे सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज राइट टू चूज। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। कई बार क्या होता है, हम लोगों को शर्म आती है इस चीज में कि हम किसी शॉप के ऊपर गए, उसके पास हमारे पेरेंट्स ऐसा करते हैं, दे आर अवेयर ऑफ देयर राइट, लेकिन हम लोगों को शर्म आती है। हमारे पेरेंट्स उस पर्सन से 10 चीजें मांग लेते हैं देखने के लिए कि भैया ये कोई और दिखाओ, कोई और प्रोडक्ट दिखाओ। ठीक है, तो कस्टमर के पास पूरा पूरा राइट होता है चॉइस का। ठीक है, राइट टू चूज, उसके पास पूरा पूरा राइट है। लेकिन कस्टमर अगर उसे अवेल नहीं कर रहा तो फिर इसमें जो हमारा सेलर है उसकी कोई गलती नहीं है। पता चले आप बाद में कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर ये केस लगा रहे हो जी इसने मेरे को चॉइस ही नहीं करने दी। आपने खुद चॉइस नहीं करी तो ये आपकी गलती है। ठीक है, तो दुकानदार ऐसा नहीं कर सकता, नहीं मैडम ये वाली सही है आप यही ले जाओ, और नहीं यही ले जाओ आप, तो ऐसा नहीं कर सकता। अगर आप उसको कह रहे हो भैया और प्रोडक्ट दिखाओ तो उसे दिखाने पड़ेंगे। नेक्स्ट, राइट टू बी हियर। अब यहाँ पर कस्टमर जो है उसके पास पूरा पूरा राइट है कि अगर वो किसी गुड या सर्विस से डिससेटिस्फाई है तो वो अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। कहाँ पर दर्ज करा पाएगा? किसी भी ग्रीवेंस सेल वगैरह के अंदर। ठीक है जी। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इज राइट टू सीक रिड्रेसल। इसके अंदर क्या होता है, कस्टमर्स के पास पूरा पूरा राइट है कि उन्हें रिलीफ मिल सके उन केस के अंदर जिसके अंदर जो गुड्स या फिर सर्विसेज हैं वो फेल हो गए हैं किस चीज पर, जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस थी उनके ऊपर, या फिर वो गुड्स एंड सर्विसेज डेंजरस थे उसकी हेल्थ। ठीक है जी। नेक्स्ट इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन के अंदर क्या चीज आती है कि कंज्यूमर के पास पूरा पूरा राइट है कि वो नॉलेज को एक्वायर कर सके। ठीक है जी, वो वेल इन्फॉर्म्ड हो थ्रू आउट हिज लाइफ। इन शॉर्ट यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भाई कंज्यूमर को उसके राइट से अवेयर करवाया जाए कि उसके पास क्या क्या राइट है, यानी कि कंज्यूमर्स को नॉलेज प्रोवाइड करवाई जाए। ठीक है जी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी सारे कंज्यूमर एजुकेशन प्रोग्राम चलाती है, स्कूल्स के अंदर भी चलाए जाते हैं प्रोग्राम्स। ठीक है जी, गवर्नमेंट स्कूल्स में चलाए जाते हैं, मीडिया का यूज करती है, जागो ग्राहक जागो, आपने टीवी पर ऐड देखी, ये सारी की सारी। अब आ जाते हैं कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की या ड्यूटीज की बात करें कंज्यूमर की, तो सबसे पहली चीज होती है कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट। भैया उसकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने राइट का फायदा तो उठाए, अपने राइट को यूज तो करे। अगर अपने राइट को यूज नहीं कर रहा और उसके बाद कह रहे मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है तो फिर आपकी गलती। नेक्स्ट इज कंज्यूमर मस्ट बी कॉशियस कंज्यूमर, यानी कि जब भी आप कोई चीज खरीद रहे हो, ठीक है, उस टाइम पर आप हमेशा जो भी उसके ऊपर लेबल्स लगे हुए हैं उन लेबल्स को काफी अच्छे से पढ़ो। ठीक है, उन पे ध्यान दो ताकि बाद में ऐसा ना हो कि आप कह दो जी इसके अंदर तो ये इंग्रेडिएंट था जो कि मेरी हेल्थ के लिए खराब है। भैया उसके ऊपर लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ है और फिर भी आप उसको इनटेक कर रहे हो तो इट इज योर मिस्टेक, कंपनी की मिस्टेक नहीं है। हाँ, कंपनी ने उस पर लिख नहीं रखा और उसके अंदर वो इंग्रेडिएंट निकल गया तो फिर कंपनी की मिस्टेक। ठीक है। नेक्स्ट इज कंज्यूमर मस्ट फाइल अ कंप्लेंट इन एप्रोप्रिएट फॉरम इन केस ऑफ एनी शॉर्टकमिंग इन प्रोडक्ट सर्विस अवेल। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भैया ऐसा होना चाहिए कि अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी हुई है या कुछ भी आपके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई है तो आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कराओ। ये कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं कि आप अपना घर पे बैठ गए और मेरे साथ तो ये धोखा कर दिया इन्होंने, प्रोडक्ट देखो क्या बोला था क्या दे दिया, और फिर अपना घर पर बैठे। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ड्यूटी है कि यू हैव टू फाइल अ कंप्लेंट। रीजन, अगर आप कंप्लेंट फाइल नहीं कर रहे तो कल को वो प्रोडक्ट किसी और को भी बेचा जाएगा, उसके साथ भी धोखा होगा। नेक्स्ट, कंज्यूमर मस्ट इंसिस्ट ऑन कैश। कंज्यूमर को हमेशा बिल लेना चाहिए। ठीक है, चाहे आप छोटी से छोटी चीज खरीद रहे हो चाहे कितनी भी बड़ी चीज खरीद रहे हो, हमेशा बिल लो, क्योंकि विदाउट मेमो सामने वाला पर्सन झुठला सकता है कि इसने मुझसे सामान ही नहीं खरीदा। आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं आपने उस बंदे से सामान खरीदा। ठीक है जी। नेक्स्ट, कंज्यूमर मस्ट बी इक्वली कॉन्शियस
हमेशा वो क्या करे, जितने भी मार्क्स होते हैं उन सब पर भी ध्यान दे। इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद रहा है, ISI मार्क है या नहीं है ध्यान दे, ठीक है। फूड आइटम खरीद रहा है, FPO मार्क है या नहीं है। जो भी फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर एक मार्क होते हैं, दैट इज FPO। तो एक बारी प्लीज रिक्वेस्ट है, FPO मार्क जो होता है वो FPO मार्क की फुल फॉर्म क्या होती है ये आप लोग जरूर ध्यान दें, ठीक है जी। FPO की फुल फॉर्म क्या होती है इसके ऊपर ध्यान दें। इसके बाद वैसे मैं आपको पर्पस बता देता हूँ FPO का मेजर जो हमारा पर्पस होता है वो पर्पस होता है कि वो ये बताता है कि स्टैंडर्ड क्या है जो भी वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स है उनका, ठीक है जी। इसके बाद आपने देखा होगा एक जो होता है हमारा होल मार्क होता है, जो भी ज्वेलरीज वगैरह होते हैं उनके ऊपर एक होल मार्क होता है, कुछ इस तरीके का लोगो होता है, ठीक है। नीचे लिखा होता है ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, इस तरीके से लिखा होता है, ठीक है। एक होता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मार्क होता है, दैट इज एग मार्क लगा होता है, ठीक है जी, जो कि आपका होता है। इस टाइप के मार्क्स को कंज्यूमर जरूर देखें, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस। भाई कंज्यूमर को क्वालिटी कॉन्शियस होना पड़ेगा अगर उसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन चाहिए। अब मैं साफ साफ खुद ही बेकार क्वालिटी के प्रोडक्ट्स खरीद रहा हूँ और फिर कह रहा हूँ जी इसने मेरे को धोखा दिया, फिर आप कुछ नहीं कह सकते। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इस एग्जांपल को। मैं एक प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ मीशो के ऊपर, ठीक है। उसके ऊपर लिखा आ रहा है जी क्या कहते हैं, लुइस विटॉन की टी शर्ट है, ठीक है, लुइस विटॉन की शर्ट है LV की, और मेरे को मिल रही है 700 रुपये में। और वहीं पर लुइस विटॉन पर वो जो शर्ट है वो है वहाँ पर 4,500 रुपये की, ठीक है। तो भाई आप खुद देखो क्या ऐसा पॉसिबल है क्वालिटी के अंदर। और मीशो वहाँ पर कोई पर्टिकुलर ब्रांडिंग नहीं कर रहा कि लुइस विटॉन का प्रोडक्ट है, वहाँ पर लिखा हुआ है लुइस विटॉन शर्ट बस, ठीक है। तो ये थोड़ी लिखा है कि ये LV की ही है, नाम दे रखा है, ठीक है जी। और फिर बाद में वो आ गई तो फिर आपके साथ दिक्कत होगी। यहाँ पर देखो आपको क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। हाँ वहाँ पर आप चेंज कर सकते हो उसको कि आप उनको कह सकते हो जी ये लुइस विटॉन की शर्ट नहीं, LV की नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए। अगर वो आपको मना करते हैं तो आप उनके खिलाफ केस करो क्योंकि उन्होंने उस पर लिखा होगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा दिमाग अपना भी लगाना है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे कि नाइकी के जॉर्डन कोई दुकान वाला आपको दे रहा है जी 599 रुपये में, जॉर्डन 599 नहीं मिलते, दैट मीन्स वो आपको खुद कह रहे हैं भैया ये कॉपी है, ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वो कह रहा है ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है, बिल्कुल ओरिजिनल है भैया, हो ही नहीं सकता। इतना दिमाग आपको खुद भी लगा, ठीक है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट थिंग इज कंज्यूमर जो है अपने राइट्स को हमेशा एक्सरसाइज करे, जो उसको राइट्स मिले हैं ना उन राइट्स को अवेल करे। जब भी उसे ऐसा फील हो कि वो राइट्स वायलेट हो रहे हैं सीधा कंप्लेंट करे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू, ठीक है जी। इसके बाद बात कर लेते हैं कि हमारे जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर कंज्यूमर कहाँ कहाँ पर कंप्लेंट कर सकता है या फिर कौन कौन कंप्लेंट कर सकता है, ठीक है जी। कुछ साइलेंट फीचर्स हैं जैसे कि हु कैन फाइल अ कंप्लेंट अंडर CP। तो सबसे पहली चीज कोई भी कंज्यूमर कंप्लेंट कर सकता है, कोई भी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन कंप्लेंट कर सकती है या फिर कोई भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट भी कंप्लेंट कर सकती है, ठीक है। वन और मोर कंज्यूमर कंप्लेंट कर सकते हैं बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट के बेस पर, ठीक है जी। कोई कंज्यूमर का लीगल हायर कंप्लेंट कर सकता है इन केस ऑफ डिसीज्ड कंज्यूमर। भाई किसी कंज्यूमर ने कोई गुड की कंजम्पशन करी उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई तो उसका जो लीगल हायर है वो केस कर सकता है, ठीक है जी। ये चीज किसके खिलाफ कंप्लेंट करी जा सकती है, तो जी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग कंप्लेंट करी जा सकती है, चाहे वो बिग हो, चाहे वो स्मॉल हो, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो कोऑपरेटिव हो, ठीक है जी, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सबके खिलाफ करी जा सकती है। यानी कि कंप्लेंट फाइल करी जा सकती है सेलर, मैन्युफैक्चरर या डीलर ऑफ डिफेक्टिव गुड। भाई डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के खिलाफ भी करी जा सकती है, डीलर के खिलाफ भी करी जा सकती है, सेलर के खिलाफ भी करी जा सकती है, ठीक है जी। डिफेक्ट के अंदर क्या चीज आ गई, कोई भी फॉल्ट है, कोई इम्परफेक्शन है, कोई शॉर्टकमिंग है क्वालिटी में, क्वांटिटी में, या कोई भी प्योरिटी के अंदर शॉर्टकमिंग, ओके जी। जो प्रोवाइडर है सर्विसेज का, ठीक है, अगर वो डेफिशिएंट है किसी भी मैनर के अंदर, यानी कि कोई प्रोवाइडर ने आपको इम्परफेक्शन दिया, कोई
शॉर्ट कमिंग दे दी क्वालिटी के अंदर, ठीक है, तो उस केस में उसके खिलाफ भी करी जा सकती है। ठीक है जी, ये बात याद रहेगी। इसके बाद अगर हम बात करें रिड्रेसल की, तो रिड्रेसल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? रिड्रेसल के अंदर हमारी जो जो चीजें आती हैं, दैट इज, सबसे पहली चीज यहां पर हमारे पास 3 टायर है। सबसे पहला टायर है डिस्ट्रिक्ट फोरम। ठीक है जी, डिस्ट्रिक्ट फोरम की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर क्या चीज आती है? डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर ना एक लिमिट है, ठीक है जी, और लिमिट, अगर आपकी लिमिट उसके अंडर है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर जाएंगे, अगर आपकी लिमिट उससे बाहर है तो आप फिर नेक्स्ट फोरम में जाएंगे, और अगर नेक्स्ट फोरम से भी बाहर है तो लास्ट फोरम पर जाएंगे। ठीक है जी, डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर जो लिमिट है दैट इज 1 करोड़ से बिलो, आगे बढ़ गई है, 1 से 10 हो गई है, 10 करोड़ से कुछ हमारे मैम ने अपडेट हो गया। ठीक है जी, मतलब इसके अंदर भी देखो चेंज आ चुका है, लेटेस्ट वाली जो है वो आपको टेलीग्राम के ऊपर बता दी जाएगी। ठीक है जी, अभी मैं आपको जो हमारे पास लिमिट्स है उनकी बात कर रहा हूँ, बुक्स के अंदर जो आपको मेंशन है या नोट्स के अंदर जो मेंशन है। डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर जो लिमिट है दैट लिमिट इज कि 1 करोड़ तक अगर आपका कोई भी लॉस है 1 करोड़ के अंडर तो आप कहाँ पर जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर जाएंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर होता क्या क्या? डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर एक प्रेसिडेंट होता है और 2 अदर मेंबर होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होते हैं वो जो होते हैं रिटायर्ड या फिर वर्किंग जज होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है जी, रिटायर्ड या फिर वर्किंग जज होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। उसके बाद अगर हम बात करें तो इनको अपॉइंट कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। गुड्स के लिए कंप्लेंट करी जा सकती है अगर आपका अमाउंट 1 करोड़ या उससे कम है। नेक्स्ट, एजेंसी जो है उसके गुड्स वगैरह को लेबोरेटरी के अंदर टेस्टिंग के लिए दिया जाएगा अगर गुड्स के अंदर कोई ऐसा रीजन है कि आपको लगता है कि हाँ भाई इसके अंदर कोई फॉल्ट था या कोई भी चीज थी। ठीक है जी, उसके बाद अगर एग्रीव्ड पार्टी तब भी सेटिस्फाई नहीं होती है कोर्ट के डिसीजन से, तो उस केस के अंदर वो लोग कहाँ जा सकते हैं? वो स्टेट कमीशन के पास जा सकते हैं। अगर आपका अमाउंट 1 करोड़ से कम है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाओगे, अगर आप उनके डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हो तो फिर आप स्टेट फोरम में जाओगे, बट विद इन 45 डेज जाना पड़ेगा। ठीक है जी, स्टेट कमीशन में डायरेक्टली कौन कौन जा सकता है? अगर आपकी लिमिट 1 करोड़ से ज्यादा है और कहां तक है? 10 करोड़ से कम है। ठीक है जी, तो आप डायरेक्टली स्टेट कमीशन में जा सकते हो। नहीं तो कौन जा रहा होगा? जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के फैसले से संतुष्ट नहीं है वो जा सकता है। उसे लग रहा है भाई डिस्ट्रिक्ट कमीशन के फैसले से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, भाई फैसला उसके अगेंस्ट चला गया जो भी चीज़ है, तो वो स्टेट फोरम में जा सकता है। ठीक है जी, अब स्टेट फोरम में क्या क्या होता है? एक प्रेसिडेंट होगा और एटलीस्ट 2 मेंबर होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम 2 होंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट जो होंगे वो रिटायर्ड या वर्किंग जज होंगे हाई कोर्ट के। डिस्ट्रिक्ट वाले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के थे, स्टेट वाले में हाई कोर्ट के हैं। ठीक है जी, और इनको अपॉइंट कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी। ठीक है जी, कंप्लेंट का मैंने आपको अमाउंट बता दिया, 1 करोड़ से ज़्यादा या 10 करोड़ से कम, नहीं तो फिर आप डिस्ट्रिक्ट फोरम से सेटिस्फाई नहीं हो तो आए। नेक्स्ट, ये क्या करेंगे? ये भी दोनों की रिक्वेस्ट लेंगे। उसके बाद अगर टेस्टिंग वगैरह कुछ होनी है तो उसे लैबोरेटरी में भेजा जाएगा और फिर डिसीजन लिया जाएगा। अगर आप इनके डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप नेशनल कमीशन में अपील कर सकते हो। ठीक है जी, विद इन 30 डेज। ठीक है जी, 30 दिन के अंदर अंदर आप अपील कर सकते हो। उसके बाद बाय डिपॉजिटिंग 50% ऑफ द अमाउंट। अब यहाँ पर क्या है, जैसे कि कई बार ना जो कंपनी होती है, आपने केस करा, आप जीत गए, तो कंपनी डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं तो कंपनी जा सकती है, तो कंपनी को 50% मनी डिपॉजिट करा करके जाना पड़ेगा। वो जो फाइन आपके ऊपर लगा होगा ना, उस फाइन का 50% अमाउंट डिपॉजिट कराना पड़ेगा, तभी जा सकती है। ठीक है, नेशनल कमीशन में कौन कौन जा सकता है? जो 10 करोड़ से ऊपर चला गया अमाउंट, ठीक है जी, या फिर जो दोनों के फैसले से संतुष्ट नहीं था। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या होता है? इसके अंदर नेशनल कमीशन के अंदर एक प्रेसिडेंट होता है, 4 मेंबर होते हैं जिनके अंदर एक वुमेन का होना कंपलसरी है। ठीक है जी, इनको अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है क्योंकि ये नेशनल कमीशन की बात हुई। ठीक है, कंप्लेंट क्या फाइल हो सकती है? 10 करोड़ से ऊपर की लिमिट या फिर जो पीछे सेटिस्फाई नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी अगेन आपके जो अमाउंट वो होगा गुड होंगे उनको टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा, फिर डिसीजन सुनाया जाएगा। अगर एग्रीव्ड पार्टी अभी भी सेटिस्फाई नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कंप्लेंट कर सकती है। सेम प्रोसेस है, 50%
और फाइन मनी के साथ, ठीक है जी, 50% फाइन मनी का डिपॉजिट कराने के बाद। दैट्स इट, ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ इतना सही है और कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है जी।